तकदीर के खेल। मैं इन दिनों चचा के घर रहने गई हुई थी जब ये वाकया हुआ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे वालिदैन की किसके साथ दुश्मनी थी। हम बनू में रहते थे और मेरी उम्र 18 साल थी। अचानक इत्तला आई कि हमारे घर कुछ लोग घुस आए और मेरे माँ बाप को कत्ल करके चले गए। अगर मैं इस रोज चचा के घर न होती तो शायद उनके साथ में भी कत्ल हो जाती। खादी जाने मारने वालों का मेरे वालिदैन को ख़त्म करने में क्या मुफाद था। उन्हीं दिनों मेरी मंगनी अपने चचाजाद शहजाद से हुई थी। मेरे वालिद और चचा अपने बच्चों की इस खुशी को पूरी तरह मिना भी ना पाए थे कि जिंदगी ने ऐसा रूप दिखा दिया कि जीने से नफरत हो गई। इन दिनों में कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे तो किसी बात की समझ बूझ न थी। अपनी सहेलियों के साथ मगन रहा करती। वालिद साहब का अपना खुश्क मेवा जात का कारोबार था और काफी बड़ा बिजनेस भी था। वो एक खुश नसीब ताजिर थे, लेकिन उनके साथ ये सानिहा तभी हुआ जब उनका बिजनेस जोरों पर था। उनके कत्ल होने के बाद चचा चची हमारे घर आकर रहने लगे क्योंकि मैं अकेली थी। चंद दिन बाद शहजाद भी हमारे यहाँ आ गया। इसके आने से मुझे ढारस हुई और इंतहाई गम की हालत में भी मैं खुश रहने लगी। वो मुझे को बहुत हौसला देता था। मुझे वालिद के कारोबार के बारे में कोई इल्म न था। ये मामलात चचा जान ने आकर संभाल लिए। सारा हिसाब किताब देखा, मुझसे बयान हल्फी लिया, कुछ कागजात पर साइन करवाए, फिर काफी रकम मेरे नाम बैंक में जमा करवाए। कहा कि ये रकम तुम्हारे लिए काफी है, तुम इसके मुनाफा से अच्छी तरह रह पाओगी। अब्बा जान का कारोबार फरोख्त करके बाकी सरमाया डॉलरों की सूरत में अपने अकाउंट में बैरून मुल्क जमा करवा दिया। ये लोग कुछ माह मेरे साथ रहे। जब जरा गम कम हुआ और मैं कॉलेज जाने लगी तो उन्होंने बताया कि उनका वीजा हो गया है और वो अमेरिका जा रहे हैं। ये भी कहा कि तसल्ली रखो, हम जल्द लौट आएंगे और तुमको ले जाएंगे। फिलहाल तुम्हारे वीजे का मसला है, इसलिए अभी साथ नहीं ले जाएंगे। मेरे साथ अम्मा सलामती रहती थी। ये औरत मेरी पैदाइश से भी पहले मेरी माँ के साथ आई थी। जब पाकिस्तान मारज वजूद में आया तो इस वक्त अम्मा सलामती नो उम्र थी और नई दुल्हन थी। तभी उनके शौहर और सारा कुंबा फसादात में मारे गए। ये वाहिद हस्ती जिंदा बच्ची तो एक कैंप से मेरे वालिदैन उनको अपने साथ ले आए। इन दिनों मेरे वालिद और उम्मी जान लाहौर में मुहाजिरीन के कैंपों में रजाकाराना रिफाही काम करते थे। मैंने कभी डाके नहीं देखे थे। वालिदैन के बाद पहली बार मैं गम से आशना हुई। दिल इस गम को सहार नहीं पा रहा था कि चचा चची ने भी अमेरिका जाने का मुजदा सुना दिया। मेरा दिल बैठ गया। ये मेरे अपने थे जो इस गम में मुझे तन्हा छोड़कर जा रहे थे। मैं उनकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे छोड़कर न जाइए। वो बोले, बड़ी मुश्किल से वीजा मिलता है और हमारा वीजा लग गया है। शहजाद भी हमारे साथ जा रहा है। अगर हम इसको अभी छोड़कर गए या अभी शादी कर दी तो फिर ये नहीं रह जाएगा और अमेरिका नहीं जा सकेगा। इस दिन मैंने सोचा था, काश मैं भी अपने वालिदैन के साथ मर जाती तो अच्छा था। मैंने तो सोचा था कि मेरी शहजाद के साथ शादी हो जाएगी तो हम अबू का कारोबार मिलकर संभाल लेंगे। मैंने इल्तिजा करते हुए शहजाद से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम तो ऐसा न करो। मैं किसके सहारे रहूंगी? जाहिदा, अम्मी बाबा कहते हैं कि तुम एक बहादुर लड़की हो, अकेली रह सकती हो। अम्मा सलामती के अलावा बाबा इनायत भी तुम्हारे वालिदैन के पुराने मुलाजमों में से हैं। वो तुम्हारे साथ रहेंगे। हम जल्द चक्कर लगाएंगे कि बुराओ नहीं, थोड़े दिनों की बात है, तब तक तुम तालीम मुकम्मल कर लोगी। मेरे भी मुस्तकबिल का सवाल है। मुझे वहां ऐसी मां जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। मैं जान चुकी थी मेरे खातिर ये लोग नहीं रुक सकते। मेरी जगह अगर उनकी अपनी बेटी होती तो रुक जाते। मेरे वालिदैन का कत्ल हुआ था और ये मामूली बात न थी। मुझे भी हर दम खौफ रहता था कि जो उनको कत्ल कर गए हैं मुझे भी तो कत्ल कर सकते हैं, लेकिन ये लोग मेरे खौफ को नहीं समझ पा रहे थे। वो अच्छे और खूबसूरत अल्फाज में तरह तरह की तसल्लियां दे रहे थे। बिलाखिर मैंने उनके जाने पर समझौता कर लिया। जिस दिन वो जा रहे थे मैं बारी तरह रो रही थी। एक बार फिर मैंने शहजाद से कहा, मैं अकेली नहीं रह सकती। तुम मत जाओ, मेरी खातिर रह जाओ। अब सब लोगों के चले जाने के बाद मुझे इस घर में बहुत डर लगेगा। उसने कहा,
जब मैं कुछ दिनों बाद उठेगा तो हम इस घर को बेच देंगे और नया घर ले दूंगा। अभी इतना वक्त नहीं है कि मकान के बकने का इंतजार करें, इसमें वक्त लगता है। जाहिदा यकीन रखो मैं जल्द जल्द चक्कर लगाओगा और अमेरिका से तुमको बाकायदगी से खत लिखा करूंगा। तुम इनको बार बार पढ़ोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और खत के जरिए बातें कर रहा हूँ। वो मुझे मीठी मीठी तसल्लियां देकर चले गए। 2 माह गुजर गए और उन्होंने मुझे सिर्फ एक फोन किया, कोई खत वगैरह नहीं लिखा। मैं इंतजार करती रही। इन दिनों मेरी सहेली फजला ने मेरा बड़ा असाते दिया, इसका घर हमारे बराबर था। वो रोज रात को आ जाती और मेरे कमरे में सोती। सुबह हम इकट्ठे कॉलेज जाती। रफ्ता रफ्ता फजला की वजह से मेरा ध्यान पढ़ाई में लग गया। अम्मी मुझको डॉक्टर बनाना चाहती थी, ये उनका ख्वाब था, या फिर एक बड़ी और बाअसर अफसर बनूं। मैंने भी अपनी वालिदा के ख्वाब की खातिर पढ़ाई में दिल लगा लिया। CSS तो ना कर सकी मगर वकालत का इम्तिहान पास कर लिया। फजला ना होती तो शायद मैं ये भी ना कर पाती। उसने तो मेरा इतना ख्याल किया कि मैं वालिदैन के गम को भी भुलाने लगी। उन्हीं दिनों उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया तो हम दोनों एक जैसे हो गए। सारा दिन साथ गुजरता, घंटों बैठकर बातें करते, कहीं जाना होता तो साथ जाते। कॉलेज में लड़कियां सवाल करती, क्या तुम बहनें हो? हम जवाब देते कि हाँ हम बहनें हैं। एक दिन फजला ने यह कहकर उम्मीद पर बिजली गिरा दी कि वो अपने भाई के पास अमेरिका जा रही है। मैंने अफसरदा होकर कहा, तो फिर मेरा क्या बनेगा? प्यारी बहन तुम तो मुझको तन्हा छोड़ कर ना जाओ। मैंने इसकी मिन्नत की। वो भी वही बातें कहने लगी जो चाची और शहजाद अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह रहे थे। खूबसूरत और तसव्वुराती तसल्लियां। मैं जल्दी लूट उठेगी, अबू को चांस मिला है और भाई ने सारा इंतजाम कर लिया है। जाते ही तुमको फोन करूंगी और खत भी लिखूंगी। फजला, सब कहते हैं कि अमेरिका एक बेवफा मुल्क है, जो वहां जाता है वहीं का होकर रह जाता है। मैंने रुकर इल्तिजा की मगर उसे जाना था, सो वो चली गई। जब वो जा रही थी मैं सोच रही थी, खादारा, अब मैं क्यों कर जिंदा रह पाऊंगी? मेरा ये सहारा भी छन गया। अब वालिदैन याद आते तो रात को उठकर रोती थी। 3 माह गुजर गए, फजला का भी खत ना आया। वो भी वहां जाकर मुझे भूल गई। सिर्फ अम्मा सलामती एक हस्ती थी जो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी, क्योंकि इस दुनिया में ना तो उनका कोई था और ना मेरा। किसी दिन में बगैर नाश्ते के कॉलेज चली जाती तो वो परेशान हो जाती। उनको मुझसे सच्ची मोहब्बत थी। उन्होंने मुझको पाला था, गोद में खिलाया था। वो बेआसरा होने का दुख समझती थी। मैं सोचती अगर मेरे वालिदैन ने अम्मा सलामती को अपने पास पनाह देने की नेकी ना की होती तो आज मैं इतने बड़े घर में अकेली ना रह पाती। सच है नेकी रायगा नहीं जाती। जो कुछ औलाद करती है वो माँ बाप के काम आए या ना आए, लेकिन जो माँ बाप कर जाते हैं वो नेकियां औलाद के काम जरूर आती है। काफी दिन ऐसे मायूसी से गुजरे। कॉलेज से आते ही अम्मा सलामती से पूछती, कोई खत आया? जवाब नफी में मिलता। बिलाखिर एक रोज जब कॉलेज से लौटी एक नीला लिफाफा मेरा मुंतजिर था। ये शहजाद का खत था। लिखा था, मुआफ करना तुमको खत लिखने में देर हो गई। यूनिवर्सिटी में दाखिला बड़ी मुश्किल से मिला है, वहां मैं मसरूफ हो गया था। आज सेमेस्टर पास कर लिया है, बहुत खुश हूं। आज एहसास हुआ कि शहजाद मुझे नहीं भूला है, बस हाँ की जिंदगी ही ऐसी हो गई कि वक्त ना मिला होगा। अम्मा ने साना तो कहा, बेटी 2 रकत नफल शुक्राना पढ़ो। उन्होंने भी शुक्राने के नफल अदा किए। आज मेरे अपने का खत मेरे नाम आया था। अब मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा अम्मा और इनायत बाबा को खत का इंतजार था। मैं इस वक्त शहजाद को जवाब लिखने बैठे गई। लिखा कि मैं तो कभी थी, तुमने मुझे भला दिया है। आज खत मिला, लगता है नई जिंदगी मिल गई है। तुम्हारा खत लिखना मुझ पर एक एहसान जैसा है कि तुमने वक्त निकाला। फजला साथ थी तो तन्हाई महसूस न होती थी। जब से वो अमेरिका गई है उसने भी मुखत नहीं लिखा है। इससे गए 3 माह से ऊपर हो गए हैं। वो भी अपना वदा भूल गई है। तुमको मिले तो उसे वदा याद दिलाना। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा।
खत लिखकर मैंने इसी वक्त पोस्ट कर दिया। आज मुझे फजला शिद्दत से याद आ रही थी। इसके बाद मैंने कभी किसी को सहेली नहीं बनाया। कोई सोच सकता था कि जो लड़की दिन रात मेरे साथ होती थी, मुझको देखे बगैर जो जिंदा न रह सकती थी, वो मुझे बायला देगी। चाची के साथ फजला को भी कई खत लिखे, इसने जवाब नहीं दिया था। यूं सालों गुजर गए। एक रोज साना के फजला आई है। दिल के सब जख्म ताजा हो गए। शहजाद ने भी जब से गया था सिर्फ 3 खत लिखे थे। फोन भी 1-2 बार आया, फिर उसने फोन न किया था। मेरी रूह अपनों से मिलने को तरस रही थी। वक्त दबे पांव चलता गया। मैंने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया और एक बुजुर्ग वकील के साथ काम शुरू कर दिया। सुबह की गई रात को घर आती थी। अब मुझ में काफी एतमाद आ चुका था। फजला पाकिस्तान आई मगर मुझसे मिलने न आई। मेरा दिल भर आया। कुछ दिन खुद को रोके रखा, आखिरकार खुद मिलने चली गई। वो मुझको देखकर शर्मिंदा हो गई, जैसे इसने मेरी चोरी की हो। मैंने पूछा, दोस्त क्यों इतनी बेवफा हो गई हो? मुझसे क्या कसूर हुआ है? खत लिखती थी और ना फोन करती थी और अब मिलने भी नहीं आए। उधर मेरे अपनों ने भी मुझे अमेरिका जाकर भुला दिया है, हत्ता कि मेरे मंगेतर ने भी, जिसने मुझे ना भुलाने के वादे किए थे। आखिर ये अमेरिका है क्या चीज, जहां जाकर इंसान बदल जाते हैं। वो सारे रिश्ते तोड़ डालते हैं। क्यों इनके दिल पत्थर जैसे हो जाते हैं? फजला को लफ्ज ही ना मिलते थे कि वो कुछ बताती। कुछ देर तो गूंगी बनी रही। काफी बदल गई थी वो, कुछ मोटी भी हो गई थी। नन्हा सा एक बेटा साथ लाई थी। मैंने कहा कि तुमने शादी कर ली और बता तक नहीं, कम से कम तुम्हारे लिए शादी का तोहफा ही ले आते। तब इसने महरलब को तोड़ा और कहने लगी, मेरी हिम्मत ना होती थी, तुमको बताती तो तुम्हें ये जानकर सदमा होता कि मेरी शादी शहजाद से हुई है। तुम्हारी उम्मीदों के सारे चिराग बुझ जाते, लेकिन हकीकत को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अगर उन्होंने तुमको नहीं बताया तो मैं ही बता देती हूँ कि जब हम यहाँ से अमेरिका गए तो तुम्हारे अंकल का पता हमारे पास था। हम इनसे मिले, फिर अबू और तुम्हारे चचा ने वहाँ मिलकर बिजनेस कर लिया। तुम तो जानती हो दियार गैर में अपनों का कितना सहारा होता है। हम दोनों घराने आपस में साथ साथ हो गए। मैं और शहजाद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे और हम में इसी वजह से कुर्बत हो गई। जल्द ये दोस्ती इज़्दिवाजी बंधन में बदल गई। बड़ों ने हमारी शादी करा दी, लेकिन हम दोनों को तुम्हारे दाके का शिद्दत से एहसास था। हम जानते थे कि तुम हम दोनों ही का शिद्दत से इंतजार कर रही हो, फिर किसकी हिम्मत थी कि तुमको ये दाके पहुंचाने वाली खबर सुनाता। इस वजह से मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ पा रही थी। तुम खुद आ गई, एहसान है तुम्हारा। हम अगर तुम्हारे कसूरवार हैं तो हमको मुआफ कर दो। तुम वकील बन चुकी हो, वक्त बहुत सा गुजर चुका है, हालात बदल गए हैं। अरसा से तुम्हारे अपनों ने तुमसे राबता ना किया, तुम उनसे भी बददिल हो चुकी होगी, मायूस हो गई होगी। शायद दोस्ती से अब तक मायूस ना हुई थी, मगर आज। ये कहते हुए फजला रोने लगी। मैंने इसके आंसू पोंछे और कहा, दोस्त, तुम मेरी मुजरिम नहीं हो। शादी तो किस्मत का खेल है। शहजाद की अगर तुमसे शादी ना होती तो किसी और से कर लेता, क्योंकि मैं उसकी किस्मत में नहीं थी और वो मेरी तकदीर में नहीं था। जिसकी तकदीर में था उसको मिल गया। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल शहजाद जैसा ही लगता है। ये कहकर मैंने इसके बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया। दराजी उम्र की दुआ दी। मेरी आंखें छमाछम बरस रही थी अपनी सहेली से मिलने पर, जिसकी बेवफाई ने मुझे दाके भी दिया था, लेकिन अब मैं वकील थी, बाएतिमाद हो गई थी और हौसला भी पा लिया था। जिंदगी में आए दिन ऐसे केस नजरों से गुजरते थे। दुनिया तो नाम ही तब्दीलियों का है और इंसान इंसान को बदलते देर नहीं लगती, लेकिन दोस्ती मेरे नजदीक एक कदर एक कीमत रखती थी जिसका मुझको अब भी पास था। खादी का शुक्र कि मैंने तालीम पाई थी और मेरे पास किसी शय की कमी भी ना थी। चचा जाते हुए भी मुझे बिल्कुल कंगाल नहीं कर गए थे। वो सब कुछ समेट ले जाते तो भी मैं उनका क्या बिगाड़ लेती। जिन जालिमों ने मेरे वालिदैन को जिंदगियों से महरूम किया था, मैंने उनका क्या बिगाड़ लिया। खादी का शुक्र कि मेरे पास डाके सहने का हौसला आ गया था। मेरा मुस्तकबिल तारीक नहीं था। कुछ दिन पहले मुझको अदालत में अबू के एक दोस्त मिले थे जो बड़े वकील थे।
कहने लगे, बेटी तुमको काले कोट में देखकर दिल शाद हुआ। तुम बड़ी बहादुर हो और तुमने हालात का हिम्मत से मुकाबला किया है, तो अब मेरी एक बात भी मान लो। अब तुम शादी कर लो और घर बसा लो। बेटी, औरत की असल जिंदगी यही है कि वो अपना जीवन एक अच्छे जीवन साथी के साथ गुजारे। मैंने कहा, अंकल शादी करूं तो किससे करूं? शादी के लिए रिश्ता तो वालिदैन तलाश करते हैं। अगर मुझे अपने वालिद की जगह समझो तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश कर चुका हूं। मेरा बेटा आतिफ है, तुम्हारे साथ ही तो पर यकटस करता है। अगर तुमको पसंद हो तो मैं तुमको बहू बना लूं। जी अंकल, मैंने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। ये कहकर मैंने सर झुका लिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया तो मुझे लगा मेरे वालिद फिर से जिंदा हो गए हैं।